बच्चे आज का टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे हम। आज इसमें वर्किंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, प्रिंसिपल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है भाई ये? जो यूज की जाती है टू एक्सेलरेट करने के लिए। किसको एक्सेलरेट करने के लिए? चार्ज्ड पार्टिकल को। जब आपको चार्ज पार्टिकल्स चाहिए और ऐसे चार्ज पार्टिकल चाहिए जो बहुत ही हाई स्पीड्स के साथ मूव कर रहे हों, तो चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करने के लिए एक डिवाइस जो है दैट इज वन ऑफ द डिवाइसेस। बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिवाइसेस हैं। उनमें से एक जो डिवाइस है, बहुत ही अच्छी डिवाइस जो है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। कौन कौन से पार्टिकल्स को ये कर सकता है एक्सेलरेट? जैसे कि प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर सकता है, ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता है और साथ में अल्फा पार्टिकल्स को। ये सारे पार्टिकल्स, इन सभी पार्टिकल्स के बारे में आपको पता है। क्यों एक्सेलरेट करेगा? ताकि उन सब की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाए। So their total energy can be increased. So cyclotron is a device which accelerates the charged particles such as इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करता है। ये एक चीज ध्यान रखनी है, क्यों नहीं करता है वो सबसे लास्ट में आपको समझ आएगा। प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स टू हाई एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मोस्टली काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, बट जब काइनेटिक इंक्रीज होती है तो टोटल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये किसने इन्वेंट किया था? This device was invented by E.O. Lawrence. E.O. लॉरेंस ने इसे इन्वेंट किया था और दूसरे थे M.S. लिविंगस्टन। कब किया था इन्वेंट? 1934 में। 1934 में इसको इन्वेंट किया गया था। अब कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका बेसिक रूल क्या है? बेसिक फंडामेंटल क्या है इस डिवाइस का? भाई इसका प्रिंसिपल है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है। बच्चे क्या बोला हमने? डिवाइस है जो एक्सेलरेट करती है। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब कि क्या रूल है जिसके कारण हम चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं? तो इसका प्रिंसिपल है कि चार्ज को एक्सेलरेट किया जा सकता है टू अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी का बाय यूजिंग इट टू मूव थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्ज को मूव करवाते हैं तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ये है, अ चार्ज्ड particle can be accelerated to very high energy. कैसे? by passing। कैसे पास? कहां से करना है? थ्रू क्या? अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से लिख रहा हूं। अ नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार आपने वहां से उसे पास करवाया तो थोड़ी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे वहां से मूव करवाएंगे, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे, तो उसकी एनर्जी वैसे ही साइक्लिक पैटर्न में इंक्रीज होती जाएगी। अब ये होगा कैसे? हम उसे मूव कैसे करवाएंगे? सो दिस कैन बी डन। ये कैसे किया जाता है? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से देखना, विद द हेल्प, किसकी हेल्प से? ऑफ परपेंडिकुलर। कल वाला टॉपिक याद करो, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फोर्स सबसे ज्यादा कब लगेगी? जब साइन थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा,
साइन थीटा 1 होगा, फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी, तो तब हम आसानी से इसे मूव करवा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या करेगा, दैट विल मूव दैट पार्टिकल। पार्टिकल को जब फोर्स लगती है तो परपेंडिकुलर, तो वो कैसे मूव करवाता है, वो तब उस पार्टिकल को मूव कर, पार्टिकल इन एंड सर्कुलर, वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करवाता है। लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। तो ये है इसका, क्या है इसका प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखना इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं लास्ट में फिर से एक बार रिव्यू करवाऊंगा, तो ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना। सबसे पहले ये दो डीज को जोड़ के बना हुआ है, डीज को जोड़ के, ध्यान से, क्या है ये, टू स्मॉल हॉलो डीज, एक डी ये हो गया, ये डी बेटा 3D है, 3D की फॉर्म में है, मीन से अंदर से खोखले हैं, ये अंदर से हॉलो हैं, ये डीज जो है इनके अंदर जगह है, बाहर नहीं है, ये इनके अंदर जगह है, मीन्स ये कुछ इस तरह से है। ये आपका डी का फ्रंट पार्ट आ गया, ये इसके पीछे से, इनके साथ ये पीछे से, अंदर से ये खाली है। ये बात समझ आई। तो डीज जो है अंदर से खाली हैं, ये तो आपके पास आ गया हॉलो डीज। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या आ गया, देयर आर टू स्मॉल डीज, जो अंदर से क्या है, हॉलो है। एक को बोल रहा हूं D1, दूसरे को मैं बोल रहा हूं D2। तो ये हो गया आपका D1, ये हो गया D2। अब दूसरा क्या पार्ट है, इन दोनों को कहां रखा गया है, ये कहां पे रखे हुए हैं, माउंटेड, ये इनको कहां पे माउंट किया है, इनसाइड वैक्यूम। कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में, वैक्यूम का चैम्बर बनाया हुआ है। क्यों वैक्यूम का चैम्बर बनाया हुआ है बच्चे, अगर वैक्यूम का चैम्बर बनाएंगे तो अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब तीसरी चीज क्या है, ये दोनों के दोनों डीज बड़े ही हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, एसी वोल्टेज से। ये है बच्चे आपका एसी वोल्टेज का सोर्स, दिस वन इज एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का मतलब क्या है बच्चे, एसी वोल्टेज का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से इसको इनपुट मिलेगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, और वो इक्वल इंटरवल्स के साथ रिपीट होगा। डन। अब तो यहां पे क्या है, वेरी हाई एसी वोल्टेज। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है कि जो भी पार्टिकल आपको एक्सेलरेट करवाना है, क्या, जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करवाना है उसको यहां पे आपको रखना है सेंटर के ऊपर। तो बीम जो है टू बी एक्सेलरेटेड, उसे यहां पे इंजेक्ट कर देंगे। डन। अब पांचवी क्या चीज है, वो क्या है, चार्ज पार्टिकल को प्लेस करो, चार्ज पार्टिकल एक आ गया, इंजेक्ट कर दिया। पांचवी चीज क्या है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहां पे रखे हैं, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको इस तरह से रखेंगे कि ये आपका नॉर्थ हो गया और नीचे वाली साइड से इसको लग जाएगा साउथ। तो दोनों, अभी ध्यान से रखिए, अब आपके जो डीज हैं वो आपने मान लीजिए टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, तो टेबल के ऊपर रखे हैं, तो उस टेबल से ऊपर आपका नॉर्थ पोल आ गया और उस टेबल से नीचे आपका आ गया साउथ पोल, ताकि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब छठी चीज क्या रखनी है कि जो प्रेशर है वैक्यूम में, वैक्यूम के अंदर जो प्रेशर है वो बड़ा हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। कितना, 10⁻⁻⁶ mm ऑफ Hg। ये मर्क्यूरी की वैल्यू की फॉर्म में आपके पास आ गया। चलिए, ए ज्यादा आपके पास अब क्या क्या चीजें आ गई, आपके पास दो डीज आ गए, दो डीज के साथ
आपने यहां पे सेंटर पॉइंट पे सोर्स आ गया, चार्ज आ गया, ये सोर्स है आपका। अब आपके पास दूसरे नंबर पे वोल्टेज आ गई। अब D1 D2 दो डीज हैं और नॉर्थ और साउथ क्या आ गया आपके पास। चलिए देखते हैं कि कैसे अब ये वर्किंग देखनी है आपको। ये है भाई आपका एक डी और ये आ गया आपका दूसरा डी। इन दोनों के सेंटर में सोर्स है। इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है। यहां पे ये दोनों कनेक्टेड हैं एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। डन। तो थ्योरी क्या है, वर्किंग क्या है जब पार्टिकल, अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा ये। सपोज कर लीजिए कि सेंटर पॉइंट पे हमने क्या रखा है, सेंटर पॉइंट पे जो रखा है जो पार्टिकल है आपका P, वो पार्टिकल है एक पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहां रख दिया, सेंटर में। अब जैसे ही सेंटर पे रखा, अब ये क्या होगा, दोनों डीज के बीच में है। डीज कौन सी है, D1 और D2, इन दोनों डी के बीच में है। मान लीजिए कि आपका जो अल्टरनेटिंग ये AC जो है वो इस तरह से है कि आपका D1 नेगेटिव है। क्या है बच्चे, ध्यान से, पहला D1 क्या हो गया, D1 हो गया पहले आपका नेगेटिव। D1 नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि करंट ऐसी आ रही है, नेगेटिव है। ध्यान से देखना, AC कैसा है, AC करंट इस तरह से होती है, ठीक। अब AC इस तरह से है, AC इस तरह से है, तो एक आपका D2 को ये मिल रहा है और D1 को मिल रहा है नेगेटिव। अगले साइकिल में क्या होगा, अगले साइकिल में भी ऐसा ही होगा। अब रिवर्स हो जाएगा अगले साइकिल में, अब D1 यहां आएगा और D2 यहां आ जाएगा। चलो वो बाद की बात है। तो पहला साइकिल देखो, D2 पॉजिटिव है, D1 नेगेटिव है। देखो यहां पे क्या रखा है आपने, पॉजिटिव। जैसे ही इसे पॉजिटिव मिलेगा D1 की तरफ, तो आपका पार्टिकल कहां मूव कर जाएगा, आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर जाएगा भाई इस, यहां से मूव कर जाएगा D1 की तरफ। क्यों D1 की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पार्टिकल है पॉजिटिव, पार्टिकल है पॉजिटिव और आपकी D1 जो है वो हो गई नेगेटिव। तो एक्सेलरेट हो जाएगा आपका पार्टिकल किस तरफ, एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स D1। और हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेट होगा तो यहां पे सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसा होता है, सर्कुलर। तो मोशन ये स्ट्रेट लाइन में D1 की तरफ नहीं जाएगा, देखा थोड़ा सा घूम के गया, घूम के जाएगा और जैसे ही ये घूम के यहां पहुंच जाएगा इतने में, इतनी देर में साइकिल हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स होने का मतलब D2 नेगेटिव हो जाएगा, D1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चे ये पार्टिकल जो है यहां से बाहर निकलेगा और किस तरफ आ जाएगा, आ जाएगा D2 की तरफ। तो सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां पे पहुंचेगा। इतने में फिर से ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा ये आपका इस तरह से, ये सर्कुलर मोशन इस तरह से बच्चे ये रिवर्स होता जाएगा। ध्यान से देखना, ये सर्कुलर मोशन बढ़ता जा रहा है। ये अब देखते हैं, अब आपने इसमें देखा जो मेरा सर्कल है, जो मेरा सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इस रेडियस पे क्या, किस तरह से डिपेंडेंट है मेरी काइनेटिक एनर्जी। चलिए देख लेते हैं। हमें पता है बच्चे, अब पार्टिकल जो है मेरे पास, पार्टिकल पे मान लीजिए चार्ज है Q और उसका मास है M। Q क्या है, उसका चार्ज है और M क्या है, उसका मास है। रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B और जब चार्ज मूव करेगा उसकी वेलोसिटी जो है वो ले लीजिए V। डन। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि फोर्स कितनी लगती है, Q V B साइन थीटा।
लेकिन बच्चे थीटा कितना है यहां पे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, किस डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी। एक चीज ये आ गई। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने के कारण यहां फोर्स कौन सी लग रही है, सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स ये होती है mv²/r। क्या होती है, mv²/r होती है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहां पे लग गई सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चे ये दोनों फोर्सेस सेम सोर्स के कारण है, सेम पार्टिकल पे इंपैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है ये इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है, मींस क्यू वी बी किसके बराबर है, mv²/r से। बच्चे यहां से निकाल लो, यहां देखो, सबसे पहले सॉल्व ही कर दो स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। यहां v है, यहां v² है, तो आपके पास क्या बच गया, एक v कट गया, क्यू बी इज इक्वल टू mv/r। r मैंने रेडियस की बात की थी, तो रेडियस हो गया mv/QB। यहां से r की वैल्यू, रेडियस ये है आपका, ये हो गया mv/QB। अब एक बात, दूसरी बात, टाइम, कितने टाइम में वो सर्कल कंप्लीट हो रहा था, t टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी जिसे आप कहते हो। डिस्टेंस कितना है, सर्कुलर है 2πr, अपॉन स्पीड कितनी है, v है भाई। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2π/v। r की जगह वैल्यू डाल दो, mv/QB। v भी कट गया, मेरे पास आ गया 2πm/QV। क्यू बी आपके पास आ गया है, ये टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी QB/2πm। इस टाइम और इस फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा कि आपका जो साइकिल जो है, जो आपका साइकिल जो कंप्लीट कर रहे हो, जो अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है, उन दोनों के साथ मैच कैसे होगा, 2πm/QB। ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, ये टाइम आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस फ्रीक्वेंसी को बच्चे कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये आ गया आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, या इसका दूसरा नाम है बच्चे MRF। MRF इसका मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो समझ आ गया। अब फ्रीक्वेंसी निकाल दी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है भाई 1/2 mv का स्क्वायर, और v हम यहां से निकाल लेंगे। v हमारे पास क्या है, v हम इसी रिलेशन से निकाल लेंगे, ऊपर वाले रिलेशन से, क्यू वी बी से। क्या अभी ऊपर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि क्यू वी बी किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। यहां से अगर आप v निकालते हो, तो v बच्चे बन जाएगा QBr/m। ऊपर से ही जहां पे आपने r निकाला है, ये देखो r निकाला है, r की जगह यहीं पे v निकाल सकते हो। ये अगला बॉक्स बना लो, यहां v निकाल लो, v यहां पे, ये QB इधर चला जाएगा, QRB हो जाएगा, अपॉन m नीचे चला जाएगा, ये तो v भी निकाल दोगे। ये v आपका QRBM जो है, यहां पे डालते हैं 1/2 m इंटू v की स्क्वायर है, तो मतलब Q का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है, R का स्क्वायर है, अपॉन M का स्क्वायर है। बेटा एक M ऊपर है, एक दो नीचे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, K इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। ध्यान देखो बेटा, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, K क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R² के। जब आपकी डिवाइस में आपका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, आपका सेंटर पॉइंट था, वहां से ये पाथ जो है, ये इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी चाहिए कि आपको रेडियस
क्योंकि उसी पे डिपेंड रेडियस, जितना रेडियस चाहिए उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और उस पे डिपेंड करेगा आप किस तरह से उसे इंक्रीज कर रहे हो। डन। तो उस हिसाब से आप अपने आप अपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो। ठीक है, ये था भाई वर्किंग क्या है। अब लिमिटेशंस की बात करता हूं कि क्या चीजें नहीं हो सकती। लिमिटेशंस क्या है भाई, लिमिटेशंस की बात करो, कमियां क्या हैं। हमें पता है बच्चे, मास का एक रिलेशन हमने पढ़ा है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। v है पार्टिकल की वेलोसिटी, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेटा मास जो होता है, मैंने आपको बताया है कि जब वेलोसिटी जो है v की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी जब वेलोसिटी v c को अप्रोच करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को, उस समय मास जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट मास ये है भाई ऊपर वाला रेस्ट मास, जब मूव करता है तो उसका मास जो है वो चेंज होता रहता है। अब बात, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास अगर पार्टिकल का रेस्ट मास कम है तो मेरे मास में, मेरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये वैल्यू m यहां पे बहुत ज्यादा चेंज होगी, m चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बेटा मेरे लिए सबसे नेसेसरी क्या चीज है बताऊं आपको, मेरे लिए नेसेसरी ये है, ये देखो ये d थे ना, मेरे लिए नेसेसरी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करे या पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करे और यहां से घूम के यहां पहुंचे, यहां पे जैसे ही पहुंचे अगले वाला नेगेटिव हो जाना चाहिए, सामने वाली डी नेगेटिव हो जानी चाहिए। अगर ऐसी नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा ये पार्टिकल यहीं से बाहर चला जाएगा, मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा। वो D1 में है तो दूसरा सामने वाला D1 जब अगर D2 नेगेटिव नहीं होगा तो मेरा चार्ज, और ये चीज किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर हर चक्कर में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो मेरा साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे मास का स्टेबल होना। मास का स्टेबल तभी होगा जब चार्ज जो है वो डिजायरेबल होगा, और अगर चार्ज की मास की वैल्यू बहुत कम है, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे मास की वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन को ऊपर जल्दी से बाहर फेंक देता है। मैंने कहा ये बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो बेटा इस चीज को, डिवाइस इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए हमने इसमें कुछ चेंजेस लाई हैं जिसके कारण ये नहीं होता। उस चेंज के कारण इसका जो नया फॉर्म बन जाएगा उसे कहें, साइक्लोट्रॉन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे सिंक्रोट्रॉन, SYNCHROTRON, सिंक्रोट्रॉन। डन। सिंक्रोट्रॉन का मतलब है जो टाइम के साथ स्टेबल हो। तो दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी, ये क्वेश्चन आता है, कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, क्यों एक्सेलरेट नहीं किया जाता, क्योंकि लार्ज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी थ्रोन आउट। ठीक है, उनको पाथ से बाहर निकाल देगा। अब उस पे साइक्लोट्रॉन का कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, और लास्ट जो है, न्यूट्रॉन को ये कर ही नहीं सकता एक्सेलरेट। न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। क्यों, क्वेश्चन है आपके लिए, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। अगर D1 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस पे न्यूट्रॉन को कोई फर्क ही नहीं है, उसको वो मूव ही नहीं करवाएगा, तो इसलिए उसका कोई भी यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट यूजेस आपको पता लग गए। अब यूजेस क्या है, बहुत ही हाई एनर्जी पे पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये स्टडी करने के लिए, एटम के मटेरियल, एटम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं, या किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को स्टडी करना है तो तब हम इन पार्टिकल्स को यूज करते हैं। तो बच्चे ये समझ आया क्या था आपका साइक्लोट्रॉन। मैंने बताया आपको साइक्लोट्रॉन क्या था, एक डिवाइस थी। कौन सी डिवाइस थी, जो किसके लिए यूज होती है, एक्सेलरेट करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ये है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि पार्टिकल को अगर
फील्ड में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितनी बारी हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे पास करवाएंगे इतने नंबर ऑफ टाइम्स इतना उसमें इंक्रीज आता जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में क्या लगाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड। डन। तो उसके बाद आपने कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस करनी है, ध्यान से करनी है, बहुत ही आसान है। ये यहां से शुरू करना है, फोर्स की वैल्यू ले लेनी है। डन। फोर्स में साइन थीटा आएगा, थीटा हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है तो साइन थीटा हट जाएगा। F इजिकल टू क्यू वी बी आ गया। अब हमें पता है यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाय आर। बेटा इसको और इसको कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करके v कट जाएगा, v कटेगा तो आप दो चीजें निकाल सकते हो। यहां देखो v कट गया तो अब या तो v की वैल्यू निकाल लो तो वो ये आ जाएगी, ठीक है, या r की वैल्यू निकालो वो ये आ जाएगी। अब हमें निकालना है टाइम कि कितने टाइम में वो चक्कर काट रहा है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस होता यहां पे सर्कुलर है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। v की वैल्यू r, पहले ये वाला r यहां पुट कर दो, ये वाला r यहां पुट किया तो r की जगह आ गया mv अपॉन क्यू b आ गया यहां पे। ठीक, तो यहां से t की वैल्यू आ गई। बेटा t आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और जो v निकाला था, v को यहां यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या इस एक्सप्रेशन से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है रेडियस पे। तो जितना रेडियस इंक्रीज होगा इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये बात समझ आ गई आप सबको? कोई क्वेश्चन है बच्चे? ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बता देना है। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये?